प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम डेट अनाउंस हो चुके हैं, पर यह है कि कंफर्म डेट सीट और एडमिट कार्ड का भी पता नहीं है। बहरहाल वो भी जल्दी आ जाएगा। तो बंधु, हम यहाँ पर यूजी नेट इकाई 1 के 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये 50 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकाई 1 से लेकर के। तो चलिए प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को पूरा देखिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसमें 50 प्रश्न, तो क्लास को पूरा देखें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बंधु। हमारा आज का जो पहला प्रश्न यहाँ पर निकल कर आता है, पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा बड़ा कर दूं, ठीक है, हल्का सा मैं इसको बड़ा कर दूं तो अच्छा रहे। ये इतना ठीक है, अब ठीक है ना। तो हमारा जो पहला प्रश्न यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है, प्रश्न है कि राजभाषा नियम के संबंध में आपको असत्य कथन का चयन करना है ना। कि राजभाषा नियम में 12 नियम है। राजभाषा नियम 1976 में बना। यह भाषा दृष्टि से केंद्र सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में विभक्त करता है। इस नियम का संशोधन 1984 में हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा असत्य कथन निकल कर आता है पहले का, तो वह है कि इस नियम का संशोधन 1984 में हुए असत्य कथन निकल कर आता है। अगला प्रश्न फिर आता है कि किस विद्वान ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना है। तो यहाँ पर बताऊँ 2 नंबर का करेक्ट आंसर है हमारा राहुल शंकरत्यायन जो है वो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं राइट आंसर बोलूंगी, ठीक है, मैं राइट आंसर बोलने का प्रयास करूंगी। आप वीडियो पॉज करके चाहें तो इसके और भी आंसर आप देखते रहें। वीडियो पॉज करके चारों ऑप्शन पर आप काम करें, कोशिश करें जैसे ही आपके पास स्क्रीन पर प्रश्न आता है तो बंधु आप इसको पॉज करके रखें। ठीक है, तो प्रश्न है कि भाषा परिवार के दृष्टिकोण से भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है। 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, 6 वर्गों में। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है 3 का 1 नंबर करेक्ट है, 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, अच्छा वो 4 वर्ग कौन कौन से आपको मुझे कमेंट में लिखना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, या तो टेलीग्राम करना है या तो कमेंट में लिखना, वहाँ भी रिप्लाई करूंगी मैं। पर मुझे आपसे जानना है कि वो 4 भारतीय भाषाएं कौन है जिनको 4 वर्गों में बांटा गया है भाषा परिवार को। अगला प्रश्न है कि सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी राजस्थानी हिंदी। तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर करेक्ट है। पूर्वी हिंदी जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित उत्पन्न भाषा नहीं है। 4 का हमारा 2 नंबर करेक्ट आंसर निकल कर आता है। अगला प्रश्न आता है विभाषा से क्या आशय है। तो बता दूं यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, आप वीडियो पॉज करके देख लेना बंधु। जो विभाषा से हमारा आशय निकल कर आता है 3 नंबर निकल कर आता है कि भाषा से थोड़े छोटे क्षेत्र की भाषा। ठीक है, विभाषा क्या है, भाषा से थोड़े छोटे क्षेत्र की भाषा ही विभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न फिर निकल कर आता है कि ध्वनियों के आधार पर भारोपीय परिवार की भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है बंधु, वो 4 नंबर करेक्ट निकल कर आता है। 4 यानी दो भागों में ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार को बांटा गया है। तो वो कौन कौन से हैं ये भी आपको लिखना है। ठीक है, जबकि इसका जिक्र आपके पीडीएफ में हो चुका है। प्रश्नोत्तरी कैसे बनता है उसका जिक्र मैंने यहाँ पर किया है। अब मुझे आपको बताना है कि वो 2 कौन है जो ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार की भाषा 2 रूपों में वर्गित है। अगला प्रश्न है कि भारत के आधार पर भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 1 नंबर यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, 7 का 1 नंबर सही। आंध्र प्रदेश का जो है गठन वो भाषा के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा एवं आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो अपभ्रंश हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 8 का हमारा करेक्ट आंसर अपभ्रंश होगा। फिर अगला प्रश्न आता है आपको यहाँ पर, देखो यहाँ पर बंधु क्या दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न है ना, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा जो हमारे कोर्स में है, हमारे मित्र पढ़ रहे हैं। हिंदी बोलियों के नामकरण को उनके प्रस्तुता विद्वान के साथ आपको सुमिलित करना है 9 नंबर का। तो सबसे पहले 9 नंबर का हम देख लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौरवी को किसने कहा। ठीक है, राजस्थानी को किसने कहा, भोजपुरी को किसने कहा, मैथिली को किसने कहा। तो हमारा यहाँ पर 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है बंधु वो 2 नंबर करेक्ट निकल कर आता है। ठीक है, 2 नंबर करेक्ट निकल कर आता है। तो A का 5वां है ना, देख लेना आप। यहाँ पे कौरवी को किसने कहा है तो राहुल शंकरत्यायन ने कहा है। ठीक है, B का दूसरे नंबर पर जाता है हमारा राजस्थानी ग्रियर्सन, राजस्थानी कोलब्रुक। ठीक है, और यहाँ पर C का 4थे नंबर पे और D का जाता है दूसरे नंबर पे। तो यहाँ 2 नंबर पे हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है। इसको आप देख लेना, मिलान कर लेना आप भी एक बार, आपको जैसे भी लगेगा यहाँ पर कौन सा आएगा। ठीक है, मिलान कर लेना आप।
पर ये प्रश्न लेने का यही है कि आप इस पर समय कितना दे पाते हैं। ठीक है, अगला है कि संधा भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किनकी कविताओं में हुआ है। ठीक है, संधा भाषा का प्रयोग किनकी कविताओं में हुआ है, नाथ, जैन, सिद्ध या फिर संत। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो 10 नंबर का निकल कर आता है वो 3 नंबर आता है कि सिद्ध साहित्य में सबसे पहले संधा भाषा का प्रयोग निकल कर आता है ना। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा के विकास हेतु दिशा निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर हमारा जो 11 का करेक्ट आंसर निकल कर आता है, बता दूं 11 का हमारा 1 नंबर करेक्ट है, 351। ठीक है, 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किसने कहा है, हेमचंद्र ने, शुक्ल ने, बामन ने, दंडी ने। तो 12 का बंधु हमारे यहाँ पर दंडी करेक्ट आंसर निकल कर आता है। ठीक है, 4 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि राजभाषा आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, विधि मंत्रालय या फिर प्रधानमंत्री। देखिए 4 नंबर पर एक यहाँ पर है प्रधानमंत्री कार्यालय। तो 13 का हमारा 3 नंबर करेक्ट है, यानी विधि मंत्रालय। ठीक है, विधि मंत्रालय यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा के संसद की भाषा होने का उपबंध किस अनुच्छेद में है, 14 नंबर में प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा इसका 2 नंबर करेक्ट आएगा 120। ठीक है, अनुच्छेद 120 में हिंदी भाषा के संसद की भाषा होने का उपबंध प्राप्त है। आगे है लरिया या खलटाही किसकी बोली है, कहाँ ने नाम है, सभी जानते हैं। 15 का हमारा छत्तीसगढ़ी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीनतम नाम है। तो 16 का हमारा 3 नंबर करेक्ट है ब्रजभाषा। फिर अगला प्रश्न आता है बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी। ठीक है, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ या वाराणसी। तो 17 का जो हमारा है वो 2 नंबर करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर आता है ठीक है बच्चा, अभी चावल का वो बंद कर देना, जैसे अभी नहीं सीटी आ जाएगी तब चावल बंद करना। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जब उसकी 2 सीटी आएगी तब बंद कर देना। ठीक है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, है ना। फिर हमारा प्रश्न आता है कि हाँ बाबूराम तोताराम का यहाँ 2 नंबर हो गया। अरे यार परेशान मत किया करो क्लास रिकॉर्ड कर। ठीक है, 18 का हम देखते हैं, 18 का हमारा करेक्ट आंसर है कठोरिया किसकी उपबोली है। तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर का करेक्ट आंसर है, 4 नंबर ब्रजभाषा की। ठीक है, 18 का 4 नंबर हमारा करेक्ट आंसर आएगा। बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचा गया है, प्राकृत, अपभ्रंश, पाल या अभट्ट। 20 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है बंधु, यहाँ पर 3 नंबर करेक्ट है, वो पाल है जो कि बौद्ध साहित्य में रचा गया है। ठीक है, अपभ्रंश को ग्राम भाषा किसने कहा है, अपभ्रंश को ग्राम भाषा किसने कहा है, दंडी ने, विद्यापति ने, हेमचंद्र ने, राहुल शंकर ने। 3 सीटी आए को बंद करना। ठीक है, जल्दी मत बंद कर देना। ठीक है, अपभ्रंश को ग्राम भाषा किसने कहा। तो 21 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है, तो 3 नंबर है वो विद्यापति है। विद्यापति अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहते हैं। हाँ, 21 का 3 नंबर हमारा नहीं माफ कीजिएगा, हेमचंद्र है, हेमचंद्र है जो कि इसको ग्राम भाषा कहते हैं, किसको, अपभ्रंश को। 21 का हमारा 3 नंबर यहाँ पर और 2 नंबर करेक्ट है हेमचंद्र। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देसी बयाना सब्जन मिठा ते तैसन जपो अभट्टा अपभ्रंश के संदर्भ में उक्ति पंक्ति किसकी है। तो ये जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका निकल कर आता है 22 का, वो विद्यापति है। ठीक है, देसी बयाना सब्जन मिठा विद्यापति का हमारा 22 का करेक्ट आंसर निकल कर आता है। 23 की ओर चलते हैं। तो इस इसरू के फाग एवं आल्हा खंड की रचना किस उपबोली में हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैथिली था, कट गया। ठीक है, यहाँ पर स्पेस करती मैथिली लिखा था, ये थली हो गया। ठीक है, इसके आगे मैथिली था, आप मिलान कर लेंगे उम्मीद करती हूँ। ठीक है, मैथिली था, ये थली हो गया है। कि इसरू के फाग एवं आल्हा खंड की रचना किस उपबोली में हुई है। तो बता दूं यहाँ पर जो हमारा 23 का करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है 3 नंबर बानफरी। अगला आता है यहाँ पर फिर से आपको एक चीज़ यहाँ पे क्या करना है आपको बंधु, यहाँ पर मिलान करना है, निम्नलिखित में से सुमिलित करना है। मारवाड़ी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू। यदि यहाँ पर 24 नंबर का आपसे 1 2 भी बनता है ना, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बताऊँ 1 नंबर ही आएगा कि मारवाड़ी जो है वो पाली। ठीक है, बी का हमारा 5वां नंबर जाएगा। ब्रज कहाँ बोली जाती है, आगरा के आसपास बोली जाती है। खड़ी बोली जो हमारी है वो कहाँ बोली जाती है, मेरठ के आसपास। और इसके बाद बांगरू हमारी कहाँ, कुरुक्षेत्र में बोल देती है। ठीक है, बांगरू कुरुक्षेत्र में, कन्नौजी भी इसको कहते हैं बांगरू को, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्न में से पूर्वी हिंदी की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है। तो आप जानते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी की है, भोजपुरी नहीं है ना। भोजपुरी हमारा 2 नंबर 25 का करेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से यहाँ कैमरा दिख रहा है तो आप भी दिखोगे। ठीक है, कैमरा ऑन है, ये देखो, ये देखो मैं दिख रही हूँ, वो स्क्रीन पे नहीं दिखता, माफ कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न फिर आता है कि भोजपुरी बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है।
तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आता है कि चौर श्रेणी अर्ध मागधी मागधी खस, तो 26 का हमारा 3 नंबर करेक्ट है। मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से बोली का उद्भव सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। मतलब किस बोली का उद्भव सौर श्रेणी से हुआ है? आप जानते हैं यहाँ पर खड़ी बोली है और बांगरू है। ठीक है, हमारा ए और डी कहाँ पर सही है? तो ए नंबर हमारा करेक्ट है 27 का, ए डी हमारा करेक्ट है। जितने प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में, मतलब कम से कम 40 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि इसी पैटर्न के होंगे। ठीक है, ये मैं कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मोबाइल पे नहीं हो पाता है। मोबाइल पे नहीं हो पाता, बहुत दिक्कत होती है मोबाइल पे, ये इतना दिखता है और इसको मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो यही ऐसे प्रश्न आएंगे, चाहे वो हिंदी निबंध पूछा जाए, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, यानी कोई भी विधा पूछी जाए, पर प्रश्न का पैटर्न यही होगा, ये कूट वाला, ये ठीक है, इसको कूट में कहते हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है कि अर्ध स्वर के रूप में स्वीकृति ध्वनि है। तो अर्ध स्वर के रूप में कौन है स्वीकृत? या है, रा है, ला है कि वाह है? तो यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर ए बी करके दिया है, ए बी बी सी ए डी ए सी, तो ए सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ए सी हमारा यहाँ पर बंधु करेक्ट आंसर है, यानी हमारा यह नंबर और वह नंबर क्या है? अर्ध स्वर के स्वीकृति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि नहीं व्यंजन है। कौन है जो कंठ ध्वनि व्यंजन है? चा है, वाह है, हा है, रा है। तो बताऊं यहाँ पर हमारा जो 29 का करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो हा करेक्ट आंसर है। हा जो है वो कंठ व्यंजन है। ठीक है, हा हा देखो कंठ से, गले से निकल रहा है। ठीक है, चा चा जो है वो कंठ से नहीं निकल रहा ना, वाह देखो वाह, रा नहीं निकल रहा, लेकिन हा जो है वो कंठ से निकल रहा। तो कंठ दंत तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ दंतोष्ठ अंतस्थ व्यंजन उस व्यंजन संघर्षी व्यंजन, ये चीज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जो मैंने टॉपिक लिए हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक बंधु आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे जब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो प्रश्न है कि निम्न में से उसमें या संघर्षी व्यंजन है कौन सा है? यहाँ भी ऑप्शन वही कूट वाला है, जैसा कि आपके परीक्षा में प्रश्न आता है। तो 30 नंबर का हमारा 2 नंबर करेक्ट है। ए बी सी डी सभी जो है वो संघर्षी व्यंजन या उसमें व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में फारसी भाषा में नुक्ता सहित कितने वर्ण स्वीकृत किए जाते हैं? ठीक है, नुक्ता यानी ये डॉट वाला, तो कितने वर्ण सही स्वीकार किए जाते हैं? यहाँ पर 31 का करेक्ट नंबर हमारा 4 है, 5 वर्ण है। अब एक तो मैं बता देती हूँ कि एक फा है और दूसरा जा है। अब आपको बताना है वो 3 और कौन से हैं। जा के नीचे आप देखेंगे ऐसे नुक्ता लगा होता है, फा के नीचे नुक्ता लगा होता है फारसी में, पर हाँ बंद कर दो। ठीक है, तो आप बताएं वो 3 कौन कौन से हैं? क्या आप बता पाएंगे वो 3 कौन कौन से हैं? तो आप कमेंट करके वैसे बताएं। निम्न में से सघोष वर्ण है, कौन सा है जो सघोष वर्ण है? पा का चा या। ठीक है, एक कूट में नहीं है, तो इसका जो 32 का करेक्ट आंसर निकल करता है वो 4 नंबर है, या जो है वो सघोष वर्ण है। अगला प्रश्न फिर आता है कि 33 नंबर प्रश्न है कि 1936 में आयोजित राष्ट्रभाषा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने या मैथिली शरण गुप्त ने? तो आप जानते हैं 33 में शामिल हुए थे कौन? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। जो 1936 में आयोजित राष्ट्रभाषा सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। फिर अगला प्रश्न आता है खड़ी बोली हिंदी को टकसाली भाषा किसने कहा? ठीक है, 34 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है 2 नंबर गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है। अगला प्रश्न आता है कि संविधान सभा के समक्ष हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने किया? गोपाल स्वामी ने, नेहरू ने, मुंशी ने, मुखर्जी जी ने? तो 35 का जो हमारा करेक्ट हमारे पास निकल कर आता है वो 1 नंबर निकल कर आता है गोपाल स्वामी अयंगर संविधान सभा के समक्ष हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। एक और प्रश्न निकल कर आता है कि राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान करने वाला अनुच्छेद है तो कौन सा है? 43, 45, 46 या निष्ठ है यहाँ पर 344। तो 36 का हमारा 4 नंबर करेक्ट है, 344 हमारा करेक्ट आंसर है। देवनागरी लिपि के विकास क्रम में शामिल लिपि नहीं है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, कैथी लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी या नाग लिपि? तो कैथी लिपि हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा कि देवनागरी लिपि के विकास क्रम में शामिल नहीं है, वो कैथी लिपि है। ठीक है, आपके कौन कौन से यूनिट तैयार नहीं है, यानी कौन सा यदि आपको लगता है कि आपने उसको तैयार अच्छे से नहीं किया तो आप मॉक टेस्ट के रूप में कर सकते हैं। एट लास्ट टाइम है केवल मॉक लगाने का है। जितना ज़्यादा आप मॉक लगाएंगे, मॉक से प्रश्नोत्तरी का आइडिया लगेगा कि प्रश्न कैसे बनकर निकल कर आते हैं और महत्वपूर्ण कौन है वो भी आप परख पाएंगे, जांच पाएंगे। तो मॉक आप चाहे जहाँ से भी लगाएं, ऐसा नहीं कि मैं कहती मेरे मॉक खरीदो आप 250 रुपये में, ये नहीं करी। मतलब जहाँ से पर आपको ट्रस्ट हो, जहाँ आपको लगता है को नहीं इसमें है कुछ बात है, ऐसे प्रश्न मुझे चाहिए थे। परीक्षा
परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप इतने छोटे नहीं हैं, तो आप ये सब इन सब के लिए आप वैसे भी जांच परख कर सकते हैं, है ना। तो जहाँ से भी आपको मॉक लगाने का मतलब किसी ऐप पर, किसी चैनल पर, ऑफलाइन ऑनलाइन घर बैठे कोई बता रहा है तो आप मॉक लगाओ, ठीक है, मॉक ही लगाओ, मैं यही आपको सजेशन करूँगी। और 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है तो कौन सी नहीं है, यहाँ पर राजस्थानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ना। अब खड़ी बोली हिंदी लिख दिया तो आप ये सोचा कि मैम खड़ी बोली हिंदी और खड़ी बोली हिंदी दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आता है, किसी राज्य में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के राजभाषा के रूप में स्वीकृति के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 47, 48, 46 या 50? तो 39 का हमारा यहाँ पर 3 नंबर 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर आता है 347 में। हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के राजभाषा के रूप में स्वीकृति का प्रावधान 347 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगला है कि श्रुति लेखन का संबंध इनमें से किससे है? ठीक है, ध्वनि विज्ञान से, अर्थ विज्ञान से, स्वनिम विज्ञान से या फिर लिपि से? तो 40 का हमारा यहाँ पर 3 नंबर करेक्ट है, स्वनिम विज्ञान से श्रुति लेखन का संबंध है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित भाषाओं को काल क्रमानुगत सही अनुक्रम बताना है। तो सभी जानते हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, हमारा 2 नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? ठीक है, तो आप जानते हैं संविधान के भाग यहाँ 17 में है। कुछ लोग हम जानते हैं 22 को लगा देते हैं, जबकि 22 भाषाएं हैं, ठीक है। कुछ लोग ना 22 को, कुछ लोग 18 को लगाते हैं। यह मेरे ही मतलब देखिए यूट्यूब पर मैंने कई बार ऐसा लाइव क्लास किया तो मैंने वहाँ देखा कि वो ऐसा कर रहे थे, जबकि संविधान के भाग 17 में क्या है, भाग 17 में 22 भाषाओं का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। 22 भाषाएं हैं, पहले 18 थी, अब 18 बोलियां हैं, ठीक है। 18 बोलियां हैं, ये भी आप डाउट क्लियर कर लो, 18 बोलियां हैं, अब 22 भाषाएं हैं, कहाँ पर? संविधान के भाग 17 में, ठीक है। आगे चलते हैं। अंग्रेज शब्द किस भाषा का है आपको बताना है। अंग्रेजी है, जापानी है, फ्रेंच है या चीनी है, ठीक है। तो अंग्रेज जो है बंधु यहाँ पर हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न आता है, किताब शब्द किस भाषा का है? अच्छा, कई मित्र मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम आप बताएं कि अरबी भाषा का एक ट्रिक बताएं कि अरबी भाषा फारसी, अंग्रेजी या फिर राजस्थानी, ठीक है। यहाँ पर कैमरा भी, हाँ ठीक है, ओके। तो बताएं आपकी ये इसका ट्रिक बताएं। तो देखो एक चीज बताओ, इसमें जितनी ज़्यादा आपको आपके अंदर शब्दों की पकड़ है, आप जानते हैं किताब है, ठीक है। किताब का हिंदी अर्थ पुस्तक होता है, ठीक है। किताब का हिंदी अर्थ क्या होता है? पुस्तक होता है। और किताब का जो अंग्रेजी शब्द है वो क्या है? अंग्रेजी शब्द क्या है? बुक, BOOK, बुक को पुस्तक कहते हैं। तो आपके ये दोनों ही यहाँ पर हो गए, है ना। तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पर हमें निकालना है किताब किस भाषा का शब्द है, ठीक है। यहाँ पर ये अच्छा टाइप मिस्टेक हुआ था, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। तो हमारा इसका 44 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है बंधु, वो 1 नंबर यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर वो नहीं है अरबी, यहाँ पर किताब जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। हिंदी भाषा का शब्द हमारे पास निकल कर आता है किताब। हाँ, यहाँ पर टाइप मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पर टाइप मिस हुआ है। पुर्तगाली, मेरे ख्याल से पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। पुर्तगाली का ये किताब शब्द है। यहाँ पर टाइप मिस्टेक कुछ लिख रहे थे, वहाँ पर टाइप हो गया है। बहरहाल मैं देख लूँगी फिर से एक बार। पर जैसे कि आपको आपके समक्ष कोई आ जाता है कुछ चीज़ के, तो उसको आप ना उसका 2-3 अर्थ निकालना कि उसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, ठीक है, उसका अंग्रेजी अर्थ क्या हो गया। तो आप पुर्तगाली और फारसी अरबी आप कब निकाल पाएंगे? जब 2-3 चीज़ें आप अलग कर पाएंगे। तो इसके लिए एक वीडियो भी या मैं हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी मेरे ख्याल से। और अगला प्रश्न आता है कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है? ठीक है, अरबी का है, फारसी का है, चीनी का है, जापानी का है। तो यहाँ पर हमारा जो 45 का करेक्ट आंसर निकल कर आता है रिक्शा। देखो अब रिक्शा को आप देखें, ऑटो रिक्शा अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑटो रिक्शा इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। और रिक्शा को कुछ हिंदी में कुछ रिक्शा नहीं कहते हैं, रिक्शा मेरे ख्याल से अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। ऑटो रिक्शा मेरे ख्याल से अरबी अंग्रेजी का शब्द, ऑटो रिक्शा अंग्रेजी का हो गया, ठीक है। और जबकि इसको रिक्शा को कुछ अलग ही कहते हैं, है ना, रिक्शा नहीं बोलते हैं मेरे ख्याल से, कुछ घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी कुछ दूसरा कहते थे, जो रिक्शा जिसमें 3 जगह होते हैं, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है इसका। पर इसको ये जो रिक्शा है वो जापानी भाषा का शब्द है बंधु। और यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि 2-3 चीज़ें छाट पाएंगे आप कि फारसी भाषा में कौन से शब्द शामिल हैं। मैंने फारसी भाषा के लिए आपको बताया भी था, ठीक है, एक ट्रिक बताई थी फारसी भाषा के लिए, वो ट्रिक आप कर पा रहे हैं, मेरी पिछली वीडियो आपने देखा होगा, तो आप बहुत सही से निकाल पाएंगे। यहाँ पर आ गया गमला शब्द किस भाषा का है? ठीक है, 46 का हमारा करेक्ट आंसर निकल करता है गमला जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है ना।
और इसको गमला को आप बुकलेट कुछ बोलते हैं, कुछ अलग ही बोलते हैं अंग्रेजी में गमला का, और हिंदी में भी इसको कुछ बोलते हैं। जो हमारे यहाँ गमला ऐसे बनाते हैं, इसमें तुलसी का पौधा होता लगाते हैं, हिंदी में कुछ इसको दूसरा ही बोलते हैं। बट यहाँ पर गमला जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जो कि हमारे हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चाय और लीची सभी जानते हैं, चीनी भाषा का शब्द है 47 का। अगला आता है कारीगर किस भाषा का शब्द है, ठीक है। कारीगर जो है वो फारसी का शब्द है, ठीक है। कारीगर, हाँ नहीं, कारीगर फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट है। कारीगर को आप सभी जानते हैं, जो ईंटर पत्थर मतलब कारीगर जो काम करते हैं, है ना, वो कारीगर होते हैं। और अगला प्रश्न निकल कर आता है कि यहाँ पर, हाँ ये वाला प्रश्न आपके परीक्षा में ऐसा ऐसा बनता है। निम्न को आपको सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पे कोट में प्रश्न दिए गए हैं, और 49 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर निकल कर आता है। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, 2 नंबर आता है। भले ए का हमारा कहाँ जाएगा, 3 नंबर पे, ठीक है। ए का हमारा जाएगा 3 नंबर पे, बी का जाता है कहाँ पर, 5 नंबर पे, सी का 1 नंबर पे, डी का 3 नंबर पे, है ना। तो एक भी आप निकाल पाते हैं, एक भी आप निकाल पाते हैं तो भी आप इसका करेक्ट आंसर बंधु कर पाएंगे, ठीक है। इसका एक भी आप निकाल पाते हैं यदि, तो आप इसका करेक्ट आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना। इसका आप करेक्ट आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ओके, और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न निकल कर आता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या, ए का दूसरा, बी का पांचवा, सी का पहला या डी का तीसरा। हाँ सही तो है, यहाँ पर ए बी सी डी है, यहाँ पर 1 2 3 4 है। हाँ सही सही टाइप है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर 1 2 भी आपको याद है, ठीक है। 1 2 भी आपको याद है तो आप सही कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर माफ कीजिएगा, मालवी का उज्जैन होगा, है, मैंने भरतपुर लगाया था, माफ कीजिएगा, है, ठीक है। 1 2 भी आप कर पाते हैं तो आप सही कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, बुंदेलखंडी कौन है, ठीक है, झांसी वाले बुंदेलखंड के हैं, है ना। और ये कन्नौजी चला जाता है हमारे 1 नंबर पे, हाँ कानपुर पे है, और मध्य के पहाड़ी टिहरी पे है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब ज़्यादातर पूछा जाता है जैसे कि अवधी हो गया, खड़ी बोली हो गया, है ना। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, तो ये हाँ कन्नौजी, बुंदेली, हाँ ये मालवी, ये भी पूछी जाती है। मध्य पहाड़ी वगैरह नहीं आते हैं, बट यहाँ मैंने मेंशन किया है यहाँ प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न फिर आता है, खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के रूप में हुआ है, ठीक है। मतलब खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, दक्षिणात्य, तो उत्तरी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये बंधु हमारे 50 प्रश्न हो गए। अब यहाँ पर पूरा क्रम से चल रहा है, ठीक है। अभी इसके थोड़ी देर बाद मतलब शाम तक में आपको आदिकाल के 50 प्रश्न, मतलब अब ये क्या है, फाइनल रिविजन है। हमारे कोर्स में क्लास तो चल ही रहे हैं जो चल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपका इकाई 1 से आया है ना 50 प्रश्न, इसके बाद आदिकाल से आएगा, इसके बाद भक्ति काल से आएगा, रीतिकाल से आएगा, फिर इसके बाद आधुनिक काल से आएगा, पूरा मतलब क्रम से। यहाँ पर ये पहला क्लास है आज का हमारा, एक ऐसा मतलब क्लास की यहाँ से आप बहुत कुछ प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, परीक्षा में आने की संभावना है, ठीक है। तो बस यह क्या, आपकी क्लास कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, अपना शेयर अवश्य, अपनी बात को अवश्य शेयर करें कि आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है या कोई चीज़ समझ में नहीं आया अच्छे से, तो आप अपना कमेंट करके अवश्य बताएं। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।